नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई रजनीश कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान जगत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूं आप सभी के बीच। इस वीडियो में क्या खास बातें हैं ये सब आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो जो है करेंट अफेयर के ऊपर मैंने बनाई है, जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की होंगी। इसमें क्या खास बात रहेंगी, तो इसमें जो सबसे ज्यादा खास बातें है कि जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगे, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे क्वेश्चंस, मैंने इसमें डाल दिया है एग्जाम व्यू के तरीके से। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में, हमने जितना पॉसिबल हो सका उस क्वेश्चन के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन गेन करने की वो सब हमने किया है, ताकि आपसे उसके साथ उसको शेयर कर सकें। इसके अलावा इस वीडियो का जो PDF फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्ञान जगत है, आप वहां जा करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ, जो है विच टू नेशन आर इन्वॉल्व इन द कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट, यानी कि कौन से दो देश कुरिल द्वीप विवाद में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम थोड़ा कुरिल आइलैंड के बारे में जान लें। तो दोस्तों, कुरिल आइलैंड जो है एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है, जो इसके पूरब में उत्तर प्रशांत महासागर है और इसके पश्चिम में ओखोत्स्क सागर है। इसका नाम ही कुछ ऐसा है, ओखोत्स्क सागर। इसमें कुल मिला के लगभग 56 आइलैंड है और भी कुछ छोटे आइलैंड है जो कि शामिल नहीं है। तो हुआ क्या था कि वर्ल्ड वार 2 के समय सोवियत संघ ने, जो कि उस समय रूस का हिस्सा था, उसने इस आइलैंड पे कब्जा कर लिया। अब जापान क्या चाहता है कि वो इस आइलैंड को वापस ले ले। तो इसमें जो मुख्य 4 आइलैंड है उनके ऊपर ज्यादा फोकस हो रही है इस विवाद में। इसके अलावा इस विवाद को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है नॉर्थर्न टेरिटरी डिस्प्यूट। यानी क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि नॉर्थर्न टेरिटरी डिस्प्यूट जो है किस दो देशों के बीच में हो रहा है। तो इसका आंसर होगा रसिया और जापान, यानी रसिया और जापान के बीच में कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट हो रही है। अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल मैगजीन हैज इंक्लूडेड इंदिरा गांधी इन द 100 वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट, यानी कि इंदिरा गांधी को किस अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ने 100 वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में शामिल किया है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन इस प्रकार का है कि इंदिरा गांधी को पिछली सदी के वुमेन ऑफ द ईयर में चुना गया है। इसके अलावा आप सब को पता नहीं होगा शायद कि राजकुमारी अमृत कौर, इनके बारे में एक और भी चीज आपको मैं बता दूं कि ये भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थे। शायद आप सभी को पता भी हो, क्योंकि आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी के अलावा इन्हें भी शामिल किया गया था। इंदिरा गांधी को 1976 की 1976 की वुमेन ऑफ द ईयर बताया गया है और राजकुमारी अमृत कौर को 1947 की वुमेन ऑफ द ईयर बताया गया है। तो इसका आंसर होगा टाइम मैगजीन है। टाइम पत्रिका जो है वो इन दोनों को वुमेन ऑफ द ईयर की जो लास्ट सेंचुरी में थी उन्हें चुना गया है। तो इसका आंसर होगा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ नासा रोवर फॉर मार्स मिशन 2020, मसन यानी मंगल मिशन 2020 के लिए नासा के रोवर का नाम क्या है। तो दोस्तों, उस रोवर का नाम परसेवरेंस होगा। परसेवरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लगातार प्रयत्न करना। यहाँ पे हमने उस रोवर का पिक्चर भी दिया हुआ है, जिसे नासा ने खुद लॉन्च किया था। नासा ये जो मिशन होगा, मिशन मंगल, वो जुलाई 2020 में लॉन्च करेगी। ये अपने साथ लगभग 7 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लेकर जाएगा, जो कि साइंटिफिक होंगे। इसके अलावा इसमें लगभग 23 कैमरे होंगे, जो कि वहां पे मार्स से कुछ तस्वीरें लेकर के नासा को भेजेगा। तो इसका आंसर होगा कि उस रोवर का नाम होगा परसेवरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्री नेशन वाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी किस देश ने दुनिया का पहला फ्री राष्ट्रव्यापी पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू किया है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक यूरोपीय कंट्री है, बहुत अमीर देश है। तो इसका ये करने का वजह क्या रहा होगा? तो दोस्तों, इसका ये करने का वजह यह था कि एक तो ये बहुत ज्यादा अमीर देश है, इसलिए यहाँ के अधिकतर लोग, मैक्सिमम लोग कहीं भी आने जाने के लिए अपना पर्सनल कार का यूज करते थे, जिससे कि वहां पे ट्रैफिक भी होता था और ज्यादा पॉल्यूशन भी होता था।
तो पॉल्यूशन के रेट को और ट्रैफिक रेट को कम करने के लिए वहाँ की सरकार ने एक कदम उठाया कि हम फ्री में ये सेवाएं शुरू कर देंगे। तो वहाँ पे दोस्तों क्या क्या फ्री में चलेंगी, तो उसमें बस होगा, ट्राम्स होगा। ट्राम्स आप लोग पता ही होगा, जो रोड पे ट्रेन का सिंगल डबल टाइप का जो गाड़ी चलता है उसे हम ट्राम्स कहते हैं। भारत में कोलकाता शहर जो है वहां पर ट्राम्स अभी भी चलता है। इसके अलावा ट्रेन फ्री होगा। ट्रेन तो फ्री होगा, लेकिन ट्रेन की जो फर्स्ट क्लास की सीट होंगी वो फ्री नहीं होगी, उसके लिए वहां के लोगों को पे करना होगा। इसके अलावा सब कुछ फ्री होगा। हाँ, एयर ट्रांसपोर्ट भी वहां पे फ्री नहीं किया गया है। तो फ्री क्या क्या हुए हैं, बस, ट्रैम्स और ट्रेन वहां पर फ्री किए गए हैं। लग्जमबर्ग कंट्री का जो कैपिटल है वो लग्जमबर्ग सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैज टॉप द लेटेस्ट वुमेन T20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग, यानी कि किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने महिला की नवीनतम T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों शेफाली वर्मा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दूसरी महिला भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके अलावा इससे पहले जो की थी उनका नाम मिताली राज था, उन्हें शायद सब कोई जानते हैं क्योंकि उन्हें महिला क्रिकेटर का कैप्टन कूल कहा जाता है। तो शेफाली वर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया हुआ है। इनकी उम्र लगभग 16 या 17 वर्ष की है। तो इनके लिए एक और भी खास बात ये हो जाता है कि इन्होंने मात्र 17 या 16 वर्ष की उम्र में ये मुकाम हासिल कर लिया है, क्योंकि इस उम्र में अधिकतर लोग अपने कैरियर को बनाने के चक्कर में रहते हैं या फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इस उम्र में कोई अगर पूरे दुनिया में अपने किसी फील्ड में टॉप स्थान हासिल करता है, ये काफी बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व, यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस 2020 का कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 3 मार्च होगा। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिसके तरीके से जल्दी आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे कि हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ बोल रहे हैं, यानी दोनों का जो स्टार्टिंग वर्ड है W है, और W को अगर हम लोग थोड़ा तिरछा करके लिखें तो ये 3 जैसा दिखाई देता है। तो 2-3 दिखाई देता है, यानी एक 3 से 3 तारीख और दूसरे 3 से साल का तीसरा महीना यानी मार्च, यानी इसका आंसर 3 मार्च होगा। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ट्रिक से याद किया हुआ चीज लोग जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए ट्रिक के माध्यम से कम और आप फॉर्मेटली चलें और जल्दी याद करें ताकि आपको आगे भी काम आ सके। तो इस बार वर्ल्ड लाइफ डे बनाया जाएगा तो उसका थीम क्या होगा, तो उसका थीम इस बार रखा गया है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर सारे जीवन को बनाए रखना, उनके बीच जो अंतर है उसको मेंटेन किए हुए रखना। और मेरे ख्याल से लगभग कोरोना ने इस बार इस थीम को कंप्लीट कर दिया होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है अपने घर के अंदर है, इसलिए वो ज्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण जानवर जो है अपने आप को ज्यादा सेफ फील कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड हियरिंग डे 2020 ऑब्जर्व, यानी कि विश्व श्रवण दिवस 2020 में कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका भी आंसर 3 मार्च ही होगा। तो दोस्तों अब आप सोच रहे हैं कि अब हियरिंग डे मनाने का क्या कारण है, तो इसे मनाने का कारण ये है कि रेजिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द नीड फॉर टाइमली केयर फॉर दोज विद लोज हियरिंग लॉस, यानी कि उन लोगों के लिए जो कि अपने कान खो बैठे हैं या फिर जो लोग बचपन से ही नहीं सुन पाते हैं, उनको टाइम टू टाइम केयर की जाए। इसके लिए इसको मनाया जाता है ताकि लोग इससे ज्यादा अवेयर हों और उन लोगों के प्रति दया और भाव दिखाएं। इसका इस बार थीम है हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। इसका यही इस बार का थीम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन मेंस हॉकी टीम वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज FIH रैंकिंग, यानी कि हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में इंडियन मेंस हॉकी टीम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को बता दें कि FIH एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, या फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन भी लोग कहते हैं। तो इसकी शुरुआत दोस्तों 2003 में हुई थी।
इसने सारे टीम्स जो कि हॉकी खेलते थे इंटरनेशनल लेवल पर, उनकी रैंकिंग करनी 2003 में शुरू हुई थी। इस संस्था का गठन 2003 में हुआ था। तो इस बार इंडियन हॉकी टीम को इसमें चौथे पोजीशन प्राप्त हुई है, जो कि इसकी ऑल टाइम रिकॉर्ड है। सबसे बेहतर रिकॉर्ड रैंकिंग स्थान पर इंडियन टीम पहुंच गई है। इसमें पहले स्थान पे दोस्तों बेल्जियम है, जो कि अभी फिलहाल में वर्ल्ड चैंपियन भी वही है। सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे नीदरलैंड है और चौथे पे हमारे इंडिया है। पांचवें नंबर पे अर्जेंटीना का नाम आता है। दोस्तों हॉकी के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि हम सभी शायद बचपन से ये रटते हुए आ रहे हैं कि भारत का जो नेशनल गेम है वो हॉकी ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कुछ ही समय पहले भारत की जो खेल मंत्रालय है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और ये बताया था कि भारत का अभी तक कोई नेशनल गेम डिक्लेयर नहीं किया गया है। लोग यूं ही हवाओं में ही हॉकी को मानते हुए आ रहे थे। बड़ी बड़ी जो हमारे जीके की बुक होती थी, जो पब्लिकेशंस होती हैं, वो भी इसे ही छापती थी कि भारत का नेशनल गेम हॉकी ही है। लेकिन अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया गया था। हम लोग इसको इसलिए मानते थे क्योंकि हमें लगता था कि हॉकी जो है, हॉकी खेल की जो व्युत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति जो हुई थी, वो भारत में ही हुई थी। लेकिन इस पे भी असमंजस बना हुआ है, कोई क्लियर नहीं है। तो इसलिए आगे से गलती ना करें। अगर ऑप्शन में रहे कोई नहीं तो कोई नहीं मारे, क्योंकि हॉकी भारत का नेशनल गेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन चेयर द फर्स्ट वर्चुअल G20 समिट, यानी किस देश ने पहले आभासी G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से हर देश में लगभग लॉकडाउन हो रही है। हमारे देश भारत में तो सारी फ्लाइट्स ही रद्द कर दी गई हैं और ऐसे ही बहुत सारे देश जो हैं जहाँ पे कोरोना ने अपना कहर बरपाया हुआ है, हर देश बचने की कोशिश कर रहा है। और G20 सम्मेलन जो होता है वो हर साल होता है, तो इस साल भी करना जरूरी था, इसलिए इस बार इसको वर्चुअल किया गया है। पहले क्या होता था कि कहीं एक देश होता था जो इसकी मेजबानी करता था, हर साल अलग देश की मेजबानी करने की ये जिम्मेदारी होती थी। तो इस बार उसकी जिम्मेदारी दी गई थी सऊदी अरबिया को। लेकिन सारे नेता एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते थे, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेता इकट्ठे होंगे तो उनके साथ लाखों और हजारों की संख्या में भीड़ भी इकट्ठी होगी। तो इसलिए इस बार वर्चुअल करा दिया गया। जैसे आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि सब लाइव कॉन्फ्रेंसिंग की तरह देखा गया है। सब एक दूसरे के सामने बैठ करके लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पे ये लोग बात करेंगे। तो इसलिए पहले वर्चुअल G20 सम्मेलन जो हुआ है और इसकी अध्यक्षता की है सऊदी अरबिया ने। इसके अलावा G20 नेशन जितने भी हैं उन्होंने ये मिलकर वादा किया है कि वे 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, बहुत बड़ी संख्या है और मात्रा है, ये 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए ये लोग इकट्ठा करेंगे और उसे दान देंगे। तो एक बार फिर बताता हूं कि पहले वर्चुअल G20 समिट की अध्यक्षता सऊदी अरबिया देश ने की है और इसके जो चेयरमैन थे वो वहां के किंग सलमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्थ सेंटेनरी ऑफ शेख मुजीबुर रहमान वाज सेलिब्रेटेड ऑन March 17, 2020। ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी जो कि 17 मार्च 2020 को मनाई गई थी। तो ये पूछ रहा है कि वह किस राष्ट्र के राष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश के। वह बांग्लादेश के मुख्य भूमिका थी। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के पद पे भी बहुत सेवा की है और इन्हें वहां पे बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बांग्लादेश में बंग बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। इनके बारे में एक और बात बता दूं कि जब ये प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित थे तब इन पे जानलेवा हमला हुआ था और उस हमला में इनकी जान भी चली गई थी। 15 अगस्त 1975 को इनकी मृत्यु ढाका में हुई थी, जो कि अभी बांग्लादेश का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी टीबी डे ऑब्जर्व कब किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 24 मार्च। दोस्तों 24 मार्च को ही टीबी डे मनाने का क्या कारण है, तो डॉक्टर रॉबर्ट कोच एक डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही टीबी होने के जो कारण थे, जो बैक्टीरिया कारण था जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है,
उन्होंने 24 मार्च 1882 को इस बैक्टीरियम की खोज की थी। क्या आप सभी जानते हैं कि टीबी अभी भी दुनिया में जितने भी मृत्यु होती है उसमें 10वें नंबर पे मृत्यु का एक कारण बनता है। 2016 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें कि उसने दिखाया था कि टॉप 10 ग्लोबल कॉजेज ऑफ डेथ क्या है। तो इसमें हम जैसे फिगर में हमने दिखाया है 10वें नंबर पर टीबी होता था। टीबी जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि एक दूसरे के टच में आने में संक्रमित हो जाते हैं लोग। जैसे कि अभी कोरोना है कि आप एक दूसरे में अगर टच होते हैं तो आप उससे उस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। उसी प्रकार टीबी भी थी। ये भी एक समय महामारी के तौर पे विकसित हुई थी, बाद में इसकी दवाई आई। हम आशा करते हैं कि कोरोना की भी दवाई हमारे जल्द डॉक्टर और वैज्ञानिक इसके बारे में पता करें और हमें इससे निजात दिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स ग्लेशियर आर मेल्टिंग फास्टर इन कंपेरिजन टू अदर हिमालयन रीजन, यानी कि किस राज्य का ग्लेशियर अन्य हिमालयन राज्यों की तुलना में तेजी से पिघल रहा है। हम सभी जानते हैं कि हिमालय जो रेंज है वो बहुत ही लंबा दूरी में फैला हुआ है और उसमें बहुत सारे भारतीय राज्य उससे सटे हुए हैं। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि कौन सा हिमालय रेंज का राज्य जो है वो दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक पिघल रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों सिक्किम होगा। सिक्किम का जो ग्लेशियर है वो अधिक तेजी से पिघल रहा है बाकी हिमालय के रेंज में आने वाले राज्यों की तुलना में। सिक्किम की राजधानी क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे लिए और आपके लिए भी एक शर्मिंदगी की बात होगी। इसलिए सिक्किम की क्या राजधानी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगला प्रश्न है, विच स्टेट्स folklore यक्षगान हैज बीन डिजिटाइज्ड विद मोर देन 900 स्क्रिप्ट्स एंड मेड पब्लिक, यानी कि किस राज्य के लोकगीत यक्षगान को 900 से अधिक लिपियों के साथ डिजिटल कर दिया गया है और इसे सार्वजनिक भी कर दिया गया है। तो दोस्तों उस स्टेट्स को हमने यहाँ पे पिक्चर में दिए हुए भारत के मैप में हाईलाइट कर दिया हुआ है। अगर आपको भारत के मैप पे भारतीय राज्य के लोकेशन पता होंगे तो आप सब जान ही गए होंगे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक का जो फेमस लोकगीत है जिसका नाम यक्षगान है, जिसे 900 से अधिक लिपियों में लिख करके, अलग अलग भाषाओं की लिपियों में लिख करके इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल दिया गया है। आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसका लिंक भी दे दिया है। अगर आपको देखना है, अगर सुनना है कि कैसा है तो आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू वायरस दैट हैज अपीयर्ड इन चाइना अमिड कोविड-19 आउटब्रेक, यानी कि कोविड-19 के प्रकोप के बीच चीन में पाए जाने वाले नए वायरस का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका हंता वायरस नाम है। मैंने न्यूज पर देखा था कि इस कारण भी 1 या 2 लोग वहां पर मर चुके हैं। ये भी एक ट्रांसमिटेड है, कम्युनिकेबल टाइप का भी है जिससे कि आसानी से लोगों में फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ऑन विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। तो केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते, हम सभी जानते हैं कि अफवाहें जो होती है वो जल्दी से फैलती हैं और कोरोना वायरस को लेकर के बहुत सारी अफवाहें तेजी से फैल रही थी। तो इससे हमारे भारतीय को बचाने के लिए भारत सरकार ने एक लॉन्च किया हेल्प डेस्क, जो कि व्हाट्सएप पे है और मैंने यहाँ पे उसका इमेज भी दे दिया है, जिससे कि ट्विटर पे नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल अकाउंट से इसकी जानकारी दी गई है। दिए हुए इस नंबर पे आप मोबाइल में सेव करें, व्हाट्सएप करें और उस नंबर पे इधर से आप मैसेज करें तो आपको कोरोना को जितने भी जानकारी लेकर के होंगी वो सब इस पे आपको दे दिया जाएगा, जो कि एक चैटबॉट के द्वारा होगा। चैटबॉट क्या है दोस्तों, एक रोबोटिक होगा। कोई इंसान बैठकर आपको उधर से रिप्लाई नहीं करेगा, एक रोबोटिक फिक्स कर दिया गया है कि कौन से आंसर का कौन सा क्वेश्चन होगा और किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर देना जाना है। तो ये व्हाट्सएप पे केंद्र सरकार ने लॉन्च किया हुआ है, जिससे कि हम कोरोना के जितने भी अफवाह हैं उससे बच सके। और मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूंगा कि जितने भी अफवाह आपके पास व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक या इंस्टा, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपके पास जो भी अफवाह है आप उसे आगे फॉरवर्ड न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 की हाल ही में जारी की गई रैंक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 144।
भारत को 144वें नंबर पे रखा गया है। और इसमें खास बात ये है कि इसमें टोटल 156 देश ही हैं और फिनलैंड जो है लगातार 3 सालों से इस इंडेक्स में नंबर 1 पर आ रहा है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि भारत में एक धारा लगती है जिसका 144 है। धारा 144 ये उस जगह पे लगती है जहाँ पे शांति कायम करने की बात होती है। इस धारा में क्या होता है कि 5 या उससे अधिक लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। यानी जब धारा लगती है तो सभी के बीच में क्या होती है कि निराशा दौर पड़ती है, यानी निराशा दौर पड़ती है। और यहाँ पे हमारा जो रैंक है वो 144-21 में हैप्पीनेस में। तो आप इस तरीके से भी ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन ऑन March 20, यानी 20 मार्च को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने 20 मार्च को इस्तीफा दे दिया क्योंकि उसके पहले उनको और उनके पार्टी के बीच में कुछ मतभेद हुए थे, इस प्रकार से हुए थे जिससे कि उनके एक सहायक नेता जिनका नाम ज्योतिराज सिंधिया है, उन्होंने कांग्रेस की पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और कमलनाथ जो थे वो थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री। तो वहां पे उनकी जो सदस्यता थी, उनके मंत्रियों की जो संख्या थी वो कम हो गई, जिससे उनको आगे अपने राज्यपाल के सामने कुछ दिन के बाद उन्हें अपनी मुख्यमंत्री की पद को बचाने के लिए अपने सदस्यों की संख्या की गिनती करानी थी और पुष्टि करानी थी कि हाँ उनके पास उतने सदस्य हैं जिससे कि वे मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। और शायद वे इसमें असफल रहे, इसलिए ये सदस्यता की पुष्टि कराने के पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके पहले भी उन्हें वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन चुनाव के बाद वो हार गए थे। एक बात और, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में लोग प्यार से उन्हें मामा बुलाते हैं। वहां के लोग उन्हें प्यार से मामू बोल करके पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ट्रेन लॉन्च बाय सिडबी फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि सिडबी के द्वारा शुरू की गई नई ट्रेन जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए चलाई जा रही है, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों मुझे तो इस ट्रेन के बारे में कुछ खास समझ में नहीं आया, तो इस ट्रेन का नाम होगा स्वावलंबन एक्सप्रेस। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग होते हैं उसको बढ़ाने का काम करती है। तो ये ट्रेन जो है इसी साल 2020 में 5 जून को स्टार्ट की जाएगी और लगभग 10 या 11 दिन तक चलेगी लखनऊ से बनारस के बीच में। इसमें क्या होगा कि पहले से कुछ बिजनेसमैन जो कि बिजनेस के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं, उनके ज्यादा उसमें अनुभव है, वो सारे लोग इस ट्रेन में होंगे और जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो इस ट्रेन की सीट की बुकिंग करेंगे और अपने अपने एरिया की तरफ से चढ़ते जाएंगे और उन बिजनेसमैन से बिजनेस के कुछ आइडिया सीखेंगे। पता नहीं, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि बिजनेस के आइडिया सीखने के लिए आप ट्रेन में जाओ। आप कहीं शांत जगह पे किसी चीज को सीखने के शांत जगह सबसे ज्यादा भरोसेमंद होता है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं इससे भी क्या होता है। एक नई शुरुआत है, एक नई पहल है, तो इसे याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी क्योंकि स्वावलंबन एक्सप्रेस इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बन गया है। फर्स्ट में चाइना है और सेकंड में यूएसए है। और मुझे एक बात और इसमें समझ में नहीं आती है कि भारत अगर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है बिजली का, फिर भी भारत के अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली पहुंची ही नहीं है। तो आखिर ये सारा जा कहाँ रहा है। भारत में हम सभी कहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री भी कुछ खास नहीं है, तो आखिर ये बिजली जा कहाँ रहा है। या तो यहाँ पे खपत ज्यादा हो रही है, हम लोग बिजली अधिक बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए दूसरे को उनके हक का नहीं मिल रहा है और हम उनके हक को मार रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि बिजली का इस्तेमाल तरीके से करें, जितना उपयोग हो उतना ही करें, इसे ज्यादा बर्बाद न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिमूव कोटा इन प्रमोशन फॉर SC/ST एम्प्लॉइज। आप सभी जानते हैं कि SC/ST एक्ट जो है भारत में बहुत ही इस पे विवाद होते रहते हैं, समय समय पर इसको लेकर के बदलाव किए जाने की मांग भी आती रहती है। तो इसी के बीच उत्तराखंड सरकार ने इस SC/ST एक्ट को प्रमोशन में यूज लाने से मना कर दिया है। उसका कहना था कि SC/ST कोटा का लाभ उठाकर जो भी लाभार्थी
जो भी लोग नौकरी पा लेते हैं तो उनको एक बार मौका उन्हें मिल जाता है कि वो उसका लाभ उठा ले। अगर इसी तरह चलता रहे और प्रमोशन में भी वो इनका लाभ उठाए तो जो लोग ज्यादा काबिल होंगे वे लोग पिछड़ जाएंगे। इसलिए उसने बोला कि नौकरी लेने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रमोशन में SC/ST एक्ट का कोई भी कोटा रिजर्व नहीं किया जाएगा और उसने इसे रिमूव कर दिया है। मैं उत्तराखंड सरकार को बधाई देना चाहता हूँ और उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप किसी जनरल या OBC कैटेगरी वाले लोगों से या फिर उन बच्चों से पूछें जिन्हें इनकी मार झेलनी पड़ती है कि SC/ST कोटा के कारण उन्हें कितना दुख होता है और उन्हें कितना क्षति पहुंचता है। एक उत्तराखंड सरकार की अच्छी पहल है और मैं आशा करता हूं कि आगे और भी भारतीय राज्य इसकी तरफ थोड़ा नजर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मेड अ सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट फॉर फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस ऑन March 17, 2020। दोस्तों, इंडिजीनियस का मतलब होगा भारत में जो बना हो, यानी स्वदेशी। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा कि किस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने 17 मार्च 2020 को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के लिए उड़ान भरी है? तो इसका आंसर दोस्तों होगा तेजस। यह भारत में बना भारत का स्वदेशी विमान है, जो कि इसमें एक खास बात और है कि ये एयर टू एयर रिफिलिंग हो सकता है। अब ये क्या होता है दोस्तों एयर टू एयर रिफिलिंग? तो एयर टू एयर रिफिलिंग का मतलब होता है कि इसने अगर कहीं के लिए उड़ान भरी और बीच में इसका तेल खत्म हो जाता है, ये सब तो शायद केरोसिन पे चलता है, तो अगर इसका कहीं तेल खत्म हो जाता है तो इसको नीचे अपने जगह पे आने की जरूरत नहीं होगी। कोई दूसरा विमान उस तेल को लेकर के जाएगा और हवा में ही इसमें भर देगा और वो वापस आ जाएगा और ये हवा से हवा में ही कहीं और भी जा सकता है। यानी इसे अपने तेल को भरने के लिए नीचे जमीन पर लैंड करने की जरूरत नहीं होगी। इसकी एक और खास बात यह है कि इसका वजन जो है ज्यादा नहीं है, ये बहुत ही हल्का है और एक कहीं भी साफ सुथरे रोड पर उतर कर सकता है, ये लैंड कर सकता है। नेक्स्ट है, हु वाज रिसेंटली नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? हम और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। तो उन्होंने रंजन गोगोई को शायद सभी लोग अभी जानते हैं, क्योंकि वे इससे पहले भारत के CJI थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और इनके कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो कि भारतीय इतिहास में काफी लंबे समय से वो केस चले आ रहे थे, जिसमें कि कश्मीर से धारा 370, 35 से हटाना, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर के विवाद, और भी बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिन्होंने सुनाए, और इसके कारण ये पूरे भारत देश में इनके नाम गूंजे। और अब इन्हें राष्ट्रपति ने नामित किया है किसके लिए? तो राज्यसभा में इन्हें मनोनीत किया गया है। इसके ऊपर भी विवाद हुआ था कि कोई जस्टिस तुरंत रिटायर होने के बाद कैसे हो सकता है, कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे थे, लेकिन बाद में सब क्लियर हो गया था। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन दिस ईयर्स रणजी ट्रॉफी टाइटल, यानी इस साल के रणजी ट्रॉफी टाइटल के किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर होगा सौराष्ट्र ने। इसके साथ ही साल रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सौराष्ट्र पहली बार ये ट्रॉफी जीत रहा है, और वो भी अपने खेलते हुए करियर के 70 सालों में। रणजी ट्रॉफी को अगर ये क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा किसने जीता है, तो इसका आंसर होगा मुंबई ने इसे 41 बार जीता हुआ है। रणजी ट्रॉफी 1934 से खेली जा रही है, यानी कि देश आजाद होने से पहले से ही रणजी ट्रॉफी खेली जा रही है, और सौराष्ट्र का ये पहला जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर विल सून रीस्टोर द स्टेटहुड ऑफ विच यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र ने किस केंद्र शासित प्रदेश को जल्द ही फिर से राज्य बनाने का प्रस्ताव किया है? तो इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर से जब 370 और धारा 35A हटाया गया था, तो इसके साथ ही इसे 2 भागों में भाग दिया गया था, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में। ये दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि वो फिर से जल्द ही जम्मू कश्मीर को एक संपूर्ण भारतीय राज्य बनाएंगी और उसमें भारत के हर कानून लागू किए जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री पार्लियामेंट रिसेंटली पास्ड अ रिजोल्यूशन दैट अलाउ द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री टू बी इन द ऑफिस टिल 2036, यानी कि किस देश के पार्लियामेंट में
एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कि ये कहा गया है कि उस देश के राष्ट्रपति जो अभी हैं वो 2036 तक वहाँ के राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो आप फोटो देखकर समझ गए होंगे कि ये कौन है और किस देश से ताल्लुक रखते हैं। तो ये है व्लादिमीर पुतिन, जो कि अभी रूस के राष्ट्रपति हैं और ये रूस के राष्ट्रपति काफी सालों से हैं। इसके साथ ही साथ ये रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद ये रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। दोबारा चुनाव हुआ उसमें भी ये रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने 1 साल तक वहाँ के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के पद को भी संभाला था। तो इनके देश के पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कि इन्हें 2036 तक रूस का राष्ट्रपति बनाए रखने की ये मादा रखता है। व्लादिमीर पुतिन को रूस के लोग काफी पसंद भी करते हैं और ये दुनिया के ताकतवर इंसानों की सूची में इनका नाम शामिल किया जाता है और ये ऐसे शख्सियत भी रखते हैं जिन्हें उसमें शामिल करने का हकदार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रिसेंटली वन द बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। यानी कि किस भारतीय महिला बैडमिंटन प्लेयर को हाल ही में बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें फोटो देखकर आप समझ गए होंगे। जी हाँ, ये पीवी सिंधु को मिला हुआ है। पीवी सिंधु ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की जिसने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था और शायद इसी कारण इन्हें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बीबीसी के द्वारा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बिकम द रिचेस्ट मैन इन एशिया। यानी कि निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे धनी इंसान आदमी है। फोटो में भी आप देखकर समझ गए होंगे ये इंसान किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। जी हाँ, ये है चाइना के जैक मा और अलीबाबा ई कॉमर्स कंपनी के फाउंडर। तो जैक मा जो है एशिया के सबसे अमीर आदमी अभी है। इससे पहले हमारे भारत के से मुकेश अंबानी थे, जो कि अब खिसक करके दूसरे पायदान पर आ गए हैं और पहले पायदान पर जैक मा है। यह चाइना के एक पॉलिटिशियन भी है और साथ साथ बिजनेसमैन भी है। इनकी कंपनी अलीबाबा जो है वो टॉप लेवल पे अपनी मार्केटिंग करती है, एक कॉमर्स कंपनी है। तो ध्यान रखिएगा कि जैक मा अभी एशिया का सबसे अमीर आदमी है, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में निम्नलिखित में से किसे हाल में नियुक्त किया गया है। तो दिए हुए पिक्चर में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं वही है। इनका नाम है बिमल जुल्का। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता है। ये करते क्या है, तो हमारे देश में एक आरटीआई एक्ट है जो कि 2005 में लागू हुआ था। मेरे आरटीआई कहने का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे हर एक नागरिक का अधिकार है। हमारे संविधान में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये उसके मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, जो कि आरटीआई के जितने भी ऑपरेशंस होंगे वे उसके ऊपर नजर रखेंगे। इससे एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि मुख्य सूचना आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त को भारत देश के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द समर कैपिटल ऑफ द उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कौन सी जगह को नामित की गई है। तो इसका आंसर होगा गैरसैंण। आप सभी को एक कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड की अभी राजधानी क्या है जो कि ऋतुकालीन में होगी। इसके साथ ही साथ ये भी प्रस्ताव दिया जा रहा है कि गैरसैंण को उत्तराखंड का परमानेंट कैपिटल बना दिया जाए, लेकिन अभी इस पे सोच विचार करना वहां की सरकार की काम है। तो अभी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह, उन्होंने इसे गैरसैंण को उत्तराखंड का समर कैपिटल घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इंडियन स्पोर्ट पर्सनालिटी रिसेंटली वन लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2020 इन बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट कैटेगरी। यानी कि किस भारतीय स्पोर्ट्स प्रणाली को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ खेल क्षण श्रेणी में लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा गया है। तो फोटो को देखकर आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि जानते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो काफी नाम कमा चुके हैं। तो इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। और इसलिए दिया गया है क्योंकि 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप सभी को याद होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि भारत ने लगभग 27-28 वर्षों के बाद
दोबारा वर्ल्ड कप जीता था। उससे पहले 1983 में जीता था, जो कि कपिल देव के कप्तानी में। लेकिन सचिन तेंदुलकर, जो कि पिछले काफी समय से भारत के लिए क्रिकेट खेल रहे थे, उनका यह सपना था कि उनके जाते जाते भारत एक बार उनके खेलते समय में वर्ल्ड कप जीते। और 2011 में वो क्षण भी आया जब वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को मिली और भारत ने वो जीता। तो जीतने के बाद सारे भारतीय प्लेयर्स ने सचिन तेंदुलकर को अपने कंधे पर उठाया और पूरे स्टेडियम में चक्कर लगाया था। तो वो जो पल था, वो जो मोमेंट था, उसे ये अवार्ड दिया गया है और सचिन तेंदुलकर को, क्योंकि उसका मानना है कि पूरे भारत, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है और बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, तो पूरे भारतीयों को उन पे कुछ ज्यादा ही आशा थी और उन्होंने उसे काबिल भी बनाया। तो ये जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। किसके लिए? तो कैरिड ऑन द सोल्जर्स ऑफ अ नेशन, एक पूरे राष्ट्र को अपने कंधों पर लेकर के चलने के लिए दिया गया है। 2011 की उस क्षण को हम सभी आज भी याद करके हर्षोल्लास हो सकते हैं और होते भी हैं। और आगे भी हम चाहते हैं कि भारत को और भी ऐसे मौके मिले जिससे कि हर भारतीय अपने आप में खुशी महसूस करे और प्राउड फील करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी विल बी यूज इसरो NAVIC यानी नाविक नेविगेशन टेक्नोलॉजी इन इट्स अपकमिंग स्मार्टफोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में पहली बार कौन सी कंपनी अपने आगामी स्मार्टफोन्स में इसरो की नाविक नेविगेशन तकनीक का उपयोग करेगी? दोस्तों, इसका आंसर होगा रियलमी और Xiaomi। ये जो स्मार्टफोन्स होंगे, जिन अपकमिंग होंगे, वे लोग नाविक का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले वहां पे GPS का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि नासा का था, लेकिन अब ये नाविक, जो कि इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम है, वो अब फोन में यूज होंगे रियलमी के और Xiaomi के। तो इसका आंसर रियलमी यहाँ पे दिया हुआ है। कहीं कहीं अगर Xiaomi देता है तो आप उसे भी टिक आउट कर सकते हैं, दोनों एक साथ भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द 34th कांस ओपन इन फ्रांस ऑन February 23, 2020, यानी 23 फरवरी 2020 को फ्रांस में 34वां कांस ओपन किसने जीता? तो आप इस चित्र में इस बच्चे को ध्यान से दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि ये वही बच्चा है जिसने कि 34वां कांस ओपन, जो कि फ्रांस में हुआ था, उसे जीत लिया है। इसका नाम है डी गुकेश। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का दूसरा सबसे यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम विनर है और भारत का पहला। इसकी उम्र मात्र अभी 13 वर्ष है। आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आजकल के 13 वर्ष के बच्चे क्या कर रहे हैं। मैक्सिमम या तो ट्यूटर और नहीं तो PUBG, और उसके अलावा जो बच गया है सो टिकटॉक ने पूरा काम तमाम करके रखा हुआ है। लेकिन इस बच्चे ने 13 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता हुआ है, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे यंगेस्ट है और भारत में पहला। बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड राड सेकेंड क्रूज मिसाइल? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान। इसने हाल ही में इस मिसाइल की परीक्षण को सक्सेसफुली टेस्ट किया था और इस मिसाइल की जो रेंज होगी वो 600 किलोमीटर रेंज होगी। यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, एक क्रूज मिसाइल है और एक होता है बैलिस्टिक। इन दोनों में क्या अंतर होता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी रिसेंटली रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सर्टिफिकेट? यानी हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर का प्रमाण पत्र दिया है? तो हम सभी जानते हैं कि यूनेस्को जो है एक वैश्विक संस्था है और ये हेरिटेज को लेकर के अलग अलग देशों के जितने भी प्रसिद्ध चीज रहती हैं उनको लेकर के ये उसे कुछ न कुछ नोटिफिकेशन जारी करते रहता है। तो इस बार भारत में एक जयपुर शहर है जो कि राजस्थान में है और राजस्थान का ये कैपिटल भी है। तो जयपुर को इसने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सर्टिफिकेट दिया है। इससे पहले और भी कुछ भारतीय शहर हैं, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, बेल्लोर हो गया और अब जयपुर है। और लगभग दुनिया के 250 सिटी को इसने ये वाला सर्टिफिकेट दिया हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज का। जो भी शहर अपने देश में प्रसिद्ध रहते हैं या फिर विदेशों में प्रसिद्ध रहते हैं, उनकी कुछ इतिहास होती है, उनकी जो खूबसूरती होती है वहां का रख रखाव के लिए या फिर उसे और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए यूनेस्को ये कदम उठाता है। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? यानी प्रत्येक साल
विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 4 फरवरी। इस दिन यानी 4 फरवरी को एक खास कैंपेन किया जाता है जिसमें होता है कि द डे एम्फाइज टू आइडेंटिफाई द डिजीज ऑन अर्ली स्टेज विद फोकस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यानी कि इस दिन कैंसर के उपचार पर ध्यान देने के साथ साथ प्रारंभिक अवस्था में उसका पता चले, इस पे जोर देता है। हम सभी जानते हैं कि कैंसर जो एक बहुत ही घातक बीमारी है, जो जानलेवा भी है, और गरीब लोग इसके इलाज को अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। हमारे भारत में भी बहुत बड़े बड़े लोगों को भी कैंसर हो चुका है, जिसमें युवराज सिंह शामिल है। और कुछ ही दिन पहले हमारे देश के 2 दिग्गज अभिनेता इसके चपेट में आने के कारण उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, जिनमें ऋषि कपूर साहब थे और हमारे इरफान खान थे। तो आप इस प्रकार की बीमारियों के बारे में जाने। उसके अलावा यहाँ पे जो इमेज दी गई है, आप देख सकते हैं, इस इमेज में जितनी पट्टी हुई है उसमें हर एक कैंसर का नाम लिखा हुआ है कि किस प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज द वर्ल्ड्स वर्स्ट ट्रैफिक एज पर द ग्लोबिक ट्रैफिक इंडेक्स। यानी किस भारतीय शहर को दुनिया का सबसे खराब यातायात ट्रैफिक में ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स ने शामिल किया हुआ है? तो वो शहर है दोस्तों बेंगलुरु। इस शहर का जो यातायात है वो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा खराब माना गया है और इसलिए ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स ने इसे टॉप पर रखा हुआ है। उसके अनुसार बेंगलुरु में एक आम आदमी लगभग 243 घंटे पूरे साल में 243 घंटे, अगर इसको हम लोग दिन में कन्वर्ट करें तो लगभग 10 दिन और 3 घंटे सिर्फ ट्रैफिक में वो बिता देता है। आप लोग समझ सकते हैं कि इस समय जो दुनिया है समय पर चल रही है, सब कुछ समय को महत्व देता है, और इस समय अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे साल का 10 दिन सिर्फ ट्रैफिक में ही इंतजार करता रह जाए तो वहां की ट्रैफिक व्यवस्था कितनी खराब हो सकती है। ये फोटो भी है जो कि बेंगलुरु के शहर की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक कितना रश है और इसलिए इसे यहाँ पे टॉप पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल स्विच टू द वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट पेट्रोल डीजल फ्रॉम अप्रैल 1। 1 अप्रैल तो बीत चुका है, लेकिन 1 अप्रैल से ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 अप्रैल से दुनिया का कौन सा देश है जो सबसे साफ पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करना शुरू करेगा। तो इसका जवाब होगा दोस्तों नॉन अदर देन इंडिया, हमारा देश भारत। हमारा देश भारत जो है 1 अप्रैल से क्लीनेस्ट पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल शुरू करेगा। यानी इसमें करेगा क्या? आपको लग रहा हो कि अब सबको साफ करके, नहीं, सब कुछ वही होगा, लेकिन जो इंजन टाइप्स हो गए, जैसे कि कुछ साल पहले दोस्तों भारत में किया हुआ था कि BS2 और BS3 की जितने भी गाड़ियां थी वो बंद हो गए थे। भारत सरकार ने उसे बंद कर दिया था, मोदी गवर्नमेंट में ही हुआ था। तो सारे गाड़ियां जो कि नहीं इसका यूज करते थे, उसने अपने गाड़ियों को कुछ कीमत घटाकर बेचना शुरू कर दिया था। ये घटना साल या 1.5 साल पहले की ही है। तो वैसे ही अब भारत ने उसके बाद शुरू किया था BS4 को इस्तेमाल करना। उसने बोला था कि BS4 इस्तेमाल होगा और BS4 के पहले सारी गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। अब उसने क्या घोषणा करी है कि अब हम डायरेक्ट एक स्टेप आगे बढ़ के BS Euro 6 का इस्तेमाल करेंगे। यानी BS Euro 5 का इस्तेमाल अब नहीं होगा, डायरेक्ट अब BS Euro 6 एमिशन वाले जितने भी इंजन होंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो होते हैं इको फ्रेंडली होते हैं, इनका जो फ्यूल होता है वो हमारे वातावरण को ज्यादा फायदा पहुंचाता है और ज्यादा नुकसान नहीं करता है। तो इसलिए अब BS6 का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके पहले के सारे बंद कर दिए जाएंगे 1 अप्रैल के बाद। अगला है, विच फिल्म हैज रिसेंटली वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन फिल्म फेयर अवार्ड 2020। यानी कि फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड हाल ही में किस फिल्म को मिला है? फोटो में देख लो, गली बॉय। बंदे का नाम भी सबको ये पता हो ही गया होगा कौन सा है। रणवीर सिंह की मूवी थी, इनके साथ इनकी को स्टार थी आलिया भट्ट। तो इस फिल्म को बेस्ट ड्रामा फिल्म का अवार्ड दिया हुआ है। इस पे काफी विवाद भी हुआ था, इस फिल्म ने काफी सारे अवार्ड भी जीते हुए थे। इस पे इतना विवाद हो गया था कि बहुत सारे एक्टर्स सामने आकर बोलने लगे कि अवार्ड्स को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन पता नहीं, अब जो मिल गया है सो मिल गया है। कहावत वही हो गई, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए होत क्या। गली बॉय को बेस्ट फिल्म का अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में मिला हुआ है।
इसके अलावा बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड इसी को गया है। बेहतरीन अभिनेता और अभिनेत्री का अवार्ड भी इसी फिल्म में आलिया भट्ट को मिला और अभिनेता का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है। इस पे भी काफी विवाद हुआ था। इसके अलावा सॉन्ग को हुआ, लिरिक्स को हुआ और भी बहुत सारे चीज को हुआ जिसमें विवाद हुआ था कि एक सॉन्ग आई थी, अक्षय कुमार की मूवी थी केसरी, उसमें थी तेरी मिट्टी। वो सॉन्ग काफी पॉपुलर हुई थी और देशभक्ति से रिलेटेड थी। उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी कि उस सॉन्ग को न मिलकर गली बॉय में अपना टाइम आएगा और भी कुछ आने वाले गाने को कैसे मिल सकता है। चलिए छोड़िए, हमें उनसे क्या लेना देना है। जिन्हें मिल गया है अब उसे याद करिए और जो गया सो गया। इसके अलावा बेस्ट एक्टर मेल क्रिटिक्स का अवार्ड जो गया है वो आर्टिकल 15। ये मूवी भी बेहतरीन थी और इस मूवी में अभिनय किया था हमारे आयुष्मान खुराना ने। वो भारत के उभरते हुए सितारे हैं और काफी उन्होंने नाम कमा लिया, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो उन्हें बेस्ट एक्टर मेल क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया था आर्टिकल 15 मूवी के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि वो मूवी आप जरूर देखें। वो हमारे संविधान के अंदर एक जो आर्टिकल आता है आर्टिकल 15 उसी के ऊपर बना था। इस मूवी के रिलीज डेट पर भी काफी सारे हंगामे हुए थे, बहुत सारी जगह पर इसे बैन करने की मांग की गई थी पर कुछ हुआ नहीं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ए स्पेशल ट्रेन दैट विल विजिट टूरिस्ट प्लेस एसोसिएटेड विद लॉर्ड रामा। यानी कि उस विशेष ट्रेन का क्या नाम है जो कि भगवान राम से जुड़े हर एक जगह पर जाएगी। तो आप देख ही सकते हैं ट्रेन का नाम भी इस फिगर में दिया हुआ है, श्री रामायण एक्सप्रेस। इसे हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि भगवान राम के जुड़े हर एक जगह पर ये ट्रेन जाएगी। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट न्यू दिल्ली होगी और जहां जहां भी राम से जुड़े जगह हैं उन सब पे ये जाकर के रुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइलैंड लूजिंग आइस सीट 6 टाइम फास्टर देन 1990। यानी कि कौन सा आइलैंड द्वीप 1990 की तुलना में 6 गुना अधिक से अपने बर्फ की चादरों को खो रहा है, यानी वहां की बर्फ की चादरें पिघल रही है। तो हमने मैप पे उस आइलैंड को पॉइंटेड कर दिया है, हाईलाइट कर दिया हुआ है। उस आइलैंड का नाम है ग्रीनलैंड जो कि 1990 की तुलना में 6 गुना तेजी से पिघल रहा है। आपको एक बात और बता दें कि ये जो आइलैंड है ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है तो आप उसमें ग्रीनलैंड को टिक आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विच फिल्म हैज बिकम द फर्स्ट नॉन इंग्लिश फिल्म टू विन द ऑस्कर 2020 अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर। यानी कौन सी फिल्म बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर 2020 का पुरस्कार जीतने वाली पहली नॉन इंग्लिश मूवी बन गई है। तो इसका नाम होगा दोस्तों पैरासाइट। ये मूवी जो है एक कोरियन मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है बॉन्ग जून हो ने। नाम तो काफी अजीब ही होता है, आप लोग जानते ही हैं, इसलिए आप लोगों को ज्यादा रखने की जरूरत होगी डायरेक्टर का नाम को। तो ये पैरासाइट मूवी जो है पहली नॉन इंग्लिश मूवी बन गई है जिसे ऑस्कर दिया हुआ है और साउथ कोरिया की ये पहली मूवी है जिसे ऑस्कर मिला है। काफी बेहतरीन मूवी है, मैंने देखी भी है। इसकी कहानी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। उसके अलावा बेस्ट एक्टर फॉर फिल्म जोकर को गया है। जोकर मूवी जब रिलीज हुई थी तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी और इस मूवी में जोकर का किरदार निभाया था जोक्लिन फोनिक्स ने, जिन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन द हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020। यानी कि निम्नलिखित में से किसने हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में प्रथम स्थान को प्राप्त किया है। तो आप लोग अगर जानते होंगे इन्हें तो फोटो देखकर पहचान गए होंगे। इनका नाम है जेफ बेजोस। यानी कि ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। इनसे पहले बिल गेट्स थे जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे और ये अमेजन के फाउंडर हैं। अमेजन जो है इनकी ही कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है। तो इन्होंने फर्स्ट स्थान हासिल किया हुआ है हुरून ग्लोबल में, दुनिया के सबसे अमीर इंसान में। इसके अलावा हमारे देश के जो मुकेश अंबानी हैं जो कि जियो के मालिक हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वे इसमें 9वें नंबर पे हैं। यानी वो दुनिया के अमीरों में 9वें स्थान पे हैं और एशिया में वे दूसरे स्थान पर काबिज है। अगला है इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक एज पर आईएमएफ डाटा। यानी आईएमएफ आंकड़ों के अनुसार भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में किस स्थान पर रखा हुआ है। तो इसमें भारत का स्थान आता है
5वें नंबर पे। IMF होता क्या है? तो दोस्तों IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये हर साल अपनी एक लिस्ट जारी करती है और दुनिया के उन सारे देश के बारे में बताती है जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई या फिर कमजोर हुई। इसकी सूची ये जारी करती है। तो इस बार के सूची में 2020 वाले सूची में भारत को 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बताया गया है। पहले स्थान पे USA, दूसरे पे चाइना को, तीसरे पे जापान और चौथे पे जर्मनी को रखा हुआ है और 5वें नंबर पे हमारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 5-time ग्रैंड स्लैम चैंपियन रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस एट द एज ऑफ 32। यानी कि किस 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन के विजेता जो कि हाल ही में 32 साल की उम्र में उन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की हुई है। फोटो देख करके कौन नहीं पहचान सकता है? जी हाँ, ये है रूसी सुंदरता मारिया शारापोवा। यह रूस से बिलोंग करती हैं और इन्हें रूसी सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको एक बात जानकर ताज्जुब होगी कि इन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल विंबलडन जीता था, जो कि 2004 में हुआ था। तो इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है और ये अभी मात्र 32 साल की ही है। यानी जिस समय लोग अपने सक्सेस को अचीव करते हैं और उसे जीते हैं, उस समय इन्होंने अपने सक्सेस को अचीव करने के बाद, जीने के बाद अब उससे किनारा करना शुरू कर दिया है और अपना ये लाइफ आगे बढ़ना चाहेंगी टेनिस के बाद। अगला है, विच सिटी विल होस्ट इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट रेज 2020। यानी भारत का पहला AI समिट रेज 2020 किस शहर में मेजबानी होगा? तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी देश अपनी पहली कोई चीज अगर शुरुआत करती है तो खासकर अपने राजधानियों में ही करती है। तो इसलिए रेज 2020 समिट जो होगा पहला, वो भारत में न्यू दिल्ली में होगा। यहाँ पर रेज का फुल फॉर्म दोस्तों होगा रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। इसी के तहत 2020 के इसके समिट को आगे बढ़ाया जाएगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन पॉलिटिकल फिगर्स हस्नी मुबारक passed away at the age of 91 on February 25. He had served as the president of which among the following nation? यानी कि अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति होस्नी मुबारक का 25 फरवरी को निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। वे निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य संभाला था? तो आपको बता दें कि इन्होंने इजिप्ट के राष्ट्रपति के रूप में लगभग 30 वर्षों तक शासन किया था। वे 1981 से 2011 तक इजिप्ट के राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा वे 1975 में इजिप्ट के उपराष्ट्रपति पद पे भी पदोन्नत किए जा चुके हैं और पॉलिटिकल में आने से पहले वह एयरफोर्स में कैरियर अफसर के पद पे थे और 1973 में उन्हें एयर चीफ मार्शल भी बनाया गया था। 2011 में इन्हें वहां से हटा दिया गया था और उनके 2 बच्चे थे, उन्हें कस्टडी में लेकर कुछ सवालात किए गए थे कुछ करप्शन को लेकर के, जिन्होंने 25 फरवरी को अपनी अंतिम सांसें ली थी। तो ये पूछा जा सकता है कि होस्नी मुबारक किस देश के राष्ट्रपति पर 30 वर्षों के लिए पदस्थापित थे? तो इसका आंसर होगा इजिप्ट। विच नेशन पार्टिसिपेटेड इन इंद्रधनुष एक्सरसाइज 2020 along with इंडिया? यानी कि भारत के साथ इंद्रधनुष व्यायाम में 2020 में किस राष्ट्र ने भाग लिया था? तो आपको बता दें कि इंद्रधनुष के इस व्यायाम में यूके ने भाग लिया था। ये एयरफोर्स का एक ज्वाइंट ऑपरेशन एक्सरसाइज था जिसमें कि यूके के रॉयल एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। आपको अगर याद करने में दिक्कत होती है तो आप ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष कहाँ होती है? तो इंद्रधनुष आसमान में निकलती है और आसमान में जो फोर्स हमारे यहाँ होती है उन्हें एयरफोर्स कहा जाता है। तो ये एयरफोर्स के एक्सरसाइज थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकती है कि इंद्रधनुष एक्सरसाइज जो है वो किस फोर्स के द्वारा की गई थी? तो इसमें आपको टिक आउट करना होगा एयरफोर्स। अगला प्रश्न है, विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली वॉन गोल्ड मेडल इन 87 kg ग्रीको रोमन कैटेगरी इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? यानी किस भारतीय प्लेयर को हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है? तो आप फोटो देखकर अगर आप लोग देखते होंगे तो आप इन्हें पहचान ही जाए होंगे कि कौन से रेसलर हैं।
तो इनका नाम है सुनील कुमार। इन्होंने भारत को 87 किलोग्राम के वजन में ग्रीको रोमन कैटेगरी में गोल्ड मेडल दिलाया था। भारत को एक गोल्ड मेडल लेने के लिए लगभग 27 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा था। 27 वर्ष के लंबे इंतजार को सुनील कुमार ने खत्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन जेवलिन थ्रोअर बैन फॉर 4 years बाय नाडा, यानी किस भारतीय भाला फेंकने वाले प्लेयर को नाडा ने 4 वर्ष के लिए बैन लगाया हुआ है। तो ये भारतीय प्लेयर वो हैं जिनका नाम अमित दहिया है। इन्हें नाडा ने डोपिंग का अपराधी मानते हुए 4 वर्षों के लिए इन पे बैन लगा दिया है। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये हर एक भारतीय खिलाड़ी का सैंपल्स को चेक करती है कि कोई प्लेयर अपने खेल को और भी ज्यादा प्रतिभावान करने के लिए कुछ मेडिकल या कुछ ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, और जो भी उसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर या तो पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है या फिर कुछ साल के लिए। तो इस बार अमित दहिया इसमें दोषी पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एजेंसी साइन अ लोन एग्रीमेंट ऑफ 450 million विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर इन द कंट्री, यानी कि किस इंटरनेशनल एजेंसी ने देश के भूजल में सुधार के लिए भारत के साथ एक लोन पे साइन किया है। कितने डॉलर का? तो 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर समझौता का साइन किया हुआ है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट कौन दे सकती है, और किसी देश के साथ इंटरनेशनल लेवल पर किसी को लोन देना होता है तो वो सब काम करता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत में भूजल के सुधार को, क्योंकि भारत में जो भूजल है उसकी जो लेवल है बहुत ही नीचे गिरती जा रही है, और उसी के सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक ने ये कदम उठाया है और भारत को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन देगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन यूनियन टेरिटरी विल कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी कैट। तो इसका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कैट यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकरण क्षेत्र में आएगा। ये होता क्या है, हम सभी जानते हैं कि हर राज्य में उसका जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो देश का एक ही होता है, तो उसका हाई कोर्ट हर राज्य में नहीं है। जैसे कि पटना का हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट है, उसी तरह झारखंड का है, मुंबई का है, दिल्ली का है, और भी सारे राज्य हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य होते हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना हाई कोर्ट नहीं है। जैसे कि इसी में पौंडीचेरी का अपना हाई कोर्ट नहीं है। पौंडीचेरी का हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट के साथ ज्वाइंट है। तो अब एक नया आ गया है जम्मू कश्मीर, इसका भी अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, तो ये अब कैट के अधिकरण में आएगा, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के क्षेत्र में अब ये पड़ेगा जम्मू कश्मीर को। और हमने हाल ही में इसी वीडियो में बताया था कि जम्मू कश्मीर जो कि अभी फिलहाल में एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसे केंद्र सरकार ने फिर से एक नए राज्य में बनाने की घोषणा की है। तो हो सकता है कि एक नए राज्य के गठन करने के समय एक नए हाईकोर्ट की भी गठन कर दी जाए, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर कैट के अधिकरण में ही आएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड इंडिया फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस, यानी भारत का कौन सा शहर ने पहले इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस की शुरू की हुई है। तो ये है महाराष्ट्र, मुंबई का महाराष्ट्र शहर। इसमें भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू की गई है, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे के बीच में चलेगी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड, यानी कि किस भारतीय प्लेयर को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है FIH के द्वारा। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं FIH क्या होता है। तो FIH का मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी। तो इसी ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड हमारे भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह को दिया हुआ है। हमने पिछले समय में बताया है इसी वीडियो में कि भारतीय हॉकी टीम को किस नंबर पे रखा गया है, और मनप्रीत सिंह को FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड मिला है। ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन बॉक्सर वाज रैंक्ड नंबर 1 बाय IOC बॉक्सिंग टास्क फोर्स रैंकिंग फॉर ओलंपिक क्वालिफायर्स, यानी किस भारतीय बॉक्सर को ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए IOC की बॉक्सिंग कमेटी टास्क फोर्स ने रैंकिंग में नंबर 1 रैंक दिया हुआ है। तो इसका नाम होगा अमित पंघाल।
हमने उनका फोटो भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वही बॉक्सर है जिन्हें आईओसी ने नंबर 1 रैंकिंग दी हुई है अपने ओलंपिक क्वालिफायर्स के टास्क फोर्स में। उन्होंने हिस्टोरिक सिल्वर मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था इन्होंने ही। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बीइंग कंस्ट्रक्टेड दैट विल बी इनॉग्रेटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन फरवरी 2020। फरवरी भी बीत चुकी है और इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। ट्रंप भी आ चुके हैं और जा भी चुके हैं। लेकिन इस स्टेडियम को लेकर के और इसके इनॉग्रेशन को लेकर के, ट्रंप के वेलकम को लेकर के बहुत सारा विवाद छिड़ा हुआ था, क्योंकि पिछले साल वहां पे अमेरिका में एक हाउडी मोदी हुआ था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। वहां पे कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति को न्योता दिया गया था भारत आने के लिए और कार्यक्रम रखा गया था जिसका नाम रखा गया नमस्ते ट्रंप। और उसी की तरह इस स्टेडियम का इनॉग्रेट किया जाना तय हुआ। तो दोस्तों, ये स्टेडियम हम आपको बता दें कि भारत के ही गुजरात शहर में बनाया जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। तो आप लोग कोई बड़े बड़े नाम जो कि पहले से सिडनी और बार्सिलोना वहां के स्टेडियम को न देकर के गुजरात को आपको ध्यान में रखना होगा। इसका नाम जो होगा सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम होगा और इसे फिलहाल में मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है इसकी दर्शक क्षमता लगभग 1,20,000 की होगी, जो कि काफी मात्रा में है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी इन द इंडिविजुअल कैटेगरी, यानी निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जीता है। तो हम आपको बता दें कि डॉक्टर NS धर्मसक्तु को अवार्ड दिया गया है और इस अवार्ड को हमारे राष्ट्रपति देते हैं, जो कि अभी रामनाथ कोविंद है। तो व्यक्तिगत तौर पे डॉक्टर NS धर्मसक्तु को दिया गया है। और अगर किसी संस्था की बात करें तो उन्हीं की संस्था जिसका नाम है द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया, उस संस्था को ये अवार्ड दिया गया है। लेप्रोसी में इसके लिए देने की क्या कारण है? तो कुष्ठ रोग आप जानते हैं छुआछूत की रोग है, लोग इसे बहुत ही ज्यादा बुरा मानते हैं और ये काफी मात्रा पहले फैली हुई थी। लेकिन डॉक्टर धर्मसक्तु ने इसके ऊपर काम करके इसको इतना नीचे इसका लेवल गिरा दिया है, इसकी संख्या में इतनी कमी कर दी है कि अब एक केस हर 10,000 पर एक आदमी को होने की चांस रखता है। और इसी में इनके सराहनीय कार्य को देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें ये अवार्ड दिया था। इस अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल गांधी अवार्ड। तो इंटरनेशनल गांधी अवार्ड 2019 का अवार्ड डॉक्टर धर्मसक्तु को मिला था और उन्हीं के ट्रस्ट, जो उस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया, उससे मिला हुआ था। आपको यह भी बता दें कि भारत में लेप्रोसी का केस यानी कि कुष्ठ रोग का केस सालाना लगभग 1 लाख इसकी केस भारत में नोट किए जाते हैं। अगला है, विच इंटरनेशनल मैगजीन हैज नेम RBI गवर्नर शक्तिकांत दास एज द सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020, यानी कि निम्नलिखित में से किस इंटरनेशनल मैगजीन ने RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का नाम सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर के नाम पर रखा हुआ है। तो दोस्तों, इसका नाम होगा द बैंकर, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र से अगर जुड़ा हुआ है तो बैंकर ही होगा। तो इसके अलावा शक्तिकांत दास जो है वो पहले नॉन इकोनॉमिकल होंगे, यानी ये इकोनॉमिक की तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो IAS किए थे उन्होंने हिस्ट्री के विषय से किया हुआ था। तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि पहले नॉन इकोनॉमिकल ऐसे RBI गवर्नर का नाम बताइए जिन्हें द बैंकर ने सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर के नाम से नवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन ICC 2019 स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। तो आप अगर दोस्तों क्रिकेट देखते होंगे तो इस फोटो को देख करके आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा। ये फोटो है वर्ल्ड कप के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच की। हुआ कुछ यूं था कि स्टीव स्मिथ उस समय फील्डिंग कर रहे थे और भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी, जिसमें विराट कोहली उस समय क्रीज पर थे। जैसे ही स्टीव स्मिथ बाउंड्री की तरफ गए तो वहां पे जो भारतीय फैंस बैठे हुए थे बाहर, उन्होंने उन्हें बू करना शुरू किया, यानी उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि 2018 में स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और एक और प्लेयर को बैन कर दिया गया था बॉल के साथ टेम्परिंग करने के लिए, छेड़छाड़ करने के लिए। तो उसके बाद वो लोग वापसी कर रहे थे और उसी दौरान उन्हें चिढ़ाया गया, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की गई। तो विराट कोहली ने उस समय फैंस से ये अपील की थी कि अगर कोई खिलाड़ी गलती करता है और मान लेता है तो हो गया, अब वे वापस आ रहे हैं तो उनकी और सराहना करिए और उनके मनोबल को बढ़ाइए। तो इसलिए ICC हर साल एक स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट दिया जाता है और विराट कोहली को इस बार मिला है
इस पर बहुत ज्यादा ताजुब दिखाया गया था। खुद विराट कोहली ने भी बोला था कि मुझे कभी आशा नहीं थी कि मुझे स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिलेगा, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा गर्म मिजाज के प्लेयर माने जाते हैं, जो कि फील्ड पर और भी ज्यादा उनकी गर्मी बढ़ जाती है। तो इसलिए आईसीसी क्रिकेट स्पिरिट अवार्ड दिया गया था विराट कोहली को। इसके साथ साथ बेन स्टोक्स को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ 2019 का अवार्ड मिला था, क्योंकि बेन स्टोक्स ने फाइनल में इंग्लैंड के लिए बेहतरीन पारी खेली, जिससे कि इंग्लैंड अपने विश्व क्रिकेट के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो सका, और इसीलिए उन्हें बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरिगर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस इंडियन एक्टर विल फीचर इन मैन वर्सेज वाइल्ड एपिसोड विद पॉपुलर एडवेंचर बियर ग्रिल्स? यानी कि कौन सा मशहूर भारतीय अभिनेता लोकप्रिय साहसी बियर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेज वाइल्ड एपिसोड में नजर आएगा? इससे पहले हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें देख चुके हैं, और इस बार हम देखने वाले हैं अपने एक प्रिय अभिनेता और मशहूर अभिनेता रजनीकांत को। ये इस बार बियर ग्रिल्स के साथ इसमें नजर आएंगे, और अफवाह तो ऐसा भी फैल रहा है, ऐसे भी खबर आ रही है कि हो सकता है तो आगे इसमें अपने खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल इनका एपिसोड भी अब आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। एक बात और आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी का जो एपिसोड था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उसमें फिल्माया गया था। अब इनका कहाँ पे फिल्माया जाएगा इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। इसके लिए आपसे मैं माफी चाहता हूँ, माफ कर दीजिएगा, आशा करता हूँ। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फर्स्ट विच न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल ऑन जनवरी 2019? यानी भारत ने पहली बार 19 जनवरी को किस परमाणु सक्षम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? फोटो देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ, इसका नाम होगा K4। इसका जो रेंज होगा उसका 35,100 किलोमीटर का इसका रेंज होगा। इसकी लंबाई 12 मीटर होगी, चौड़ाई इसकी 1.3 मीटर होगी। इसका वजन जो होगा 17 टन होगा, और ये अपने साथ 2000 केजी तक का लोड लेकर जा सकता है। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ह्यूमन रोबोट दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय इसरो टू सेंड टू स्पेस? यानी उस मानव रोबोट का क्या नाम है जिसे इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष में भेजने के लिए विकसित किया है? तो आप लोग देख सकते हैं, ये वो रोबोट है जिसका फोटो मैंने दिया हुआ है। एक महिला के रूप में इसे तैयार किया गया है। इसका नाम रखा गया है व्योमित्रा। यह पहला अनमैन्ड मिशन होगा जो कि गगनयान प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया जाएगा। यह एक मानव रहित मिशन होगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्ट्रेस won the Crystal Awards 2020 at the 15th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? यानी किस भारतीय अभिनेत्री ने क्रिस्टल अवार्ड 2020 की 50वीं विश्व आर्थिक मंच पर जीता? तो शायद इन्हें हर भारतीय जानता होगा। इनका नाम है दीपिका पादुकोण। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इन्हें अवार्ड क्यों मिला, तो मैं आपको बता दूं कि ये अपने काम को लेकर के और अपने लाइफ में कुछ घटनाएं घटित होने के कारण कुछ साल पहले डिप्रेस हो गई थी और डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत ही ज्यादा तनाव महसूस कर रही थी। उसके बाद वे गई, अपने इलाज कराई, खुद को मोटिवेट किया और फिर वापस आई, और इसीलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। और इन्होंने और भी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई, लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में और इसके बीमारी के बारे में जानकारी दी, उसके बारे में बताएं, उसके क्या फायदे हैं और आप उससे कैसे बच सकते हैं, उसके क्या नुकसान है, ये सब किया। और शायद इसीलिए इन्हें इस लीडरशिप के लिए, इस अवेयरनेस के लिए ये अवार्ड दिया गया था। अगला है, विच कंट्री सक्सेसफुली फेज्ड आउट मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल HCFC 141b? यानी कि किस देश ने सफलतापूर्वक सबसे शक्तिशाली ओजोन क्षयकारी रसायन को समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों, इसमें भी हमारा देश भारत ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 लेयर है। एक ऊपर है सोलर रेडिएशन का है, दूसरा ओजोन लेयर है, और तीसरा है कि हमारा वातावरण का है। तो हम सभी जानते हैं कि ओजोन को क्षति पहुंचाता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 साइड से छिद्र को, ये छिद्र जो है बढ़ रही थी, लेकिन भारत ने इसे सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। एक और रसायन होता है, एक और केमिकल होता है जिसका नाम है HCFC यानी
हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141b, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक था। तो भारत ने इसे समाप्त कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि अगर ओजोन की परत में छेद हो जाता है तो जो अल्ट्रावायलेट रेज थी वो पृथ्वी पर आती, और जो स्किन कैंसर होते हैं, त्वचा का जो कैंसर होता है, उसकी मात्रा अधिक बढ़ जाती, और भी बहुत सारे बीमारियां हो सकती थी हमें, जिससे कि ओजोन परत हमें बचाए रखता है। इसलिए मैं उस टाइप की चीजों का इस्तेमाल करने, कमी लाने के लिए कहूंगा, जिससे कि ओजोन परत में छिद्र होती है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक हैज ओपन इन विच सिटी, यानी भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में खोला गया है। दोस्तों, ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आप यहाँ पे इस बस को देख सकते हैं, उस प्रकार के वेस्ट के फोटो से इसे पूरी तरह से सजाया गया है। ये लगभग 3 महीने तक चलेगा। उसके बाद अगर ये सफल हुआ तो इसे पूरे भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है। ये अभी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में लॉन्च किया जा रहा है। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होंगे, मोबाइल के, कंप्यूटर के, या फिर और भी जो चीज होंगे, वो बस इन्हें इकट्ठा करेगी, उन्हें मेल्ट करेगी और फिर से उन्हें एक नया रूप देने की कोशिश की जाएगी। अगला है, विच इंडियन थिएटर पर्सनालिटी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर फ्रेंच ऑनर ऑफ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, यानी कि किस भारतीय थिएटर पर्सनालिटी को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के फ्रांसीसी सम्मान के लिए चुना गया है। तो दोस्तों, ये फोटो में जो महिला दिख रही हैं, ये हमारे भारतीय सिनेमा में दिग्गज रोल और दिग्गज अभिनेता शशि कपूर की बेटी है। जी हाँ, इन्हें सिलेक्ट किया गया है और इनका नाम है संजना कपूर। यह एक ब्रिटिश फिल्म एक्ट्रेस जो है जो कि इंडियन और ब्रिटिश मूल की हैं। इसके अलावा ये मुंबई में एक थिएटर भी चलाती हैं जिसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी थिएटर मुंबई में है, जिसे 1993 से 2012 तक इन्हें चलाया गया था, और उसे चलाया था संजना कपूर ने। अगला है, हु अमंग द फ्लोइंग एक्टर्स हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पद्मश्री अवार्ड 2020, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पद्मश्री अवार्ड पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। फोटो में देखकर आप पहचान ही गए होंगे, ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि कंगना रनौत है। ये अपने विचारों के लिए, अपने बेबाक विचारों के लिए जानी जाती है। किसी भी मुद्दे पर अपने विचार को रखती हैं। तो इन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया है क्योंकि इन्होंने फिल्म जगत में एक सराहनीय कार्य करी है। मैं आपको इसके साथ और भी बता दूं कि भारत की जितने भी सिविलियन अवार्ड हैं जो कि सिविल नागरिक को दिया जा सकता है, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है, सबसे बड़ा पद है भारत रत्न को, फिर दूसरा आता है पद्म विभूषण, तीसरा आता है पद्म भूषण और चौथा आता है पद्मश्री, और पद्मश्री को ही कंगना रनौत को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑफर टू सेल इट्स 100% स्टेक इन विच एयरलाइन, यानी कि केंद्र सरकार ने किस एयरलाइन में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की है। तो दोस्तों, फोटो में देखकर आप पहचान ही गए होंगे, ये है एयर इंडिया। एयर इंडिया में भारत सरकार की जितनी भी हिस्सेदारी है उसकी वो पूरी सेल कर रहा है, अपनी 100% हिस्सेदारी को वो बेच रहा है, क्योंकि ये कंपनी घाटा में जा रही है और कोरोना में लॉकडाउन के बढ़ते हुए दिनों के साथ साथ ही इसके बेचने की तारीख में भी और भी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई। अगर किसी को खरीदना है तो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप में से कोई खरीद सकता है तो आप जरूर उसे अप्लाई करें। मजाक कर रहा था, दिल पर ना लें। और हाँ, हो सके फ्यूचर में कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डेवलप्ड अ लेजर बेस्ड एरियल डिफेंस सिस्टम, यानी कि किस देश ने लेजर आधारित हवाई रक्षा प्रणाली विकसित की हुई है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इजराइल जो है बहुत ही तकनीकी को इस्तेमाल करने वाला देश है। इस देश की जो सेना है बहुत अधिक मात्रा में शक्तिशाली मानी जाती है। इसके अलावा इसका एक खुफिया एजेंसी है जिसे लोग मोसाद कहते हैं, वे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। तो इजराइल ने ही अपना लेजर डिफेंस सिस्टम किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं फिगर में कि ये जो फिगर है इसके अंदर जो भी चीज अगर उस पर किसी मिसाइल से हमला किया जाता है तो वो उस मिसाइल को अपने रेडियस के अंदर में हवा में ही लेजर के द्वारा खत्म कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च विच ऐप टू हेल्प द विजुअल चैलेंज आइडेंटिफाई द डिनोमिनाइजेशन ऑफ करेंसी नोट्स, यानी कि आरबीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है जिससे कि नोटों को पहचानने में नेत्रहीनों को मदद मिलेगी। तो हम सभी जानते हैं कि जो लोग नेत्रहीन होते हैं
उन्हें हर काम को करने में तकलीफ होती है। और रुपए ऐसा चीज हो गया है कि आजकल इसका इस्तेमाल हर काम में करना पड़ रहा है। तो लोग कितने लोग होते हैं कि इनके साथ गलत करते हैं, उनका फायदा उठाने का करते हैं। तो इसलिए आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया कि अगर कोई आपके साथ चीटिंग करता है, आपके साथ धोखाधड़ी करता है, तो आप उस नोट का फोटो अपने मोबाइल से ले सकते हैं उस ऐप के द्वारा, और वो ऐप आपको बोल करके बताएगा कि ये कितने रुपए की नोट है। शुरू शुरू में इस ऐप में थोड़ा दिक्कत हुई थी, गलत नोट को ये पहचान कर रहा था, लेकिन आरबीआई इसे धीरे धीरे सुधार करने में लगी हुई है। तो इस ऐप का नाम रखा गया है मनी। ये वही ऐप है जिसे नेत्रहीनों को मदद मिलेगी अपने करेंसीज को पहचानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर वन द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020? यानी किस राज्य सरकार ने आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रदर्शन पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये कोई और स्टेट नहीं बल्कि उत्तराखंड है। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में हर बार की तरह अधिक मात्रा में वहां पे ज्यादा हुआ था भूकंप के चलते, और बहुत ही ज्यादा त्रासदी वहां पे फैली हुई थी। तो वहीं पर एक नागरिक हैं और वहां के राज्य ने जीता है। इसमें एक कुमार मुनन सिंह जो है, उन्हें ये व्यक्तिगत तौर पे इस अवार्ड से नवाजा गया है। और संस्था के तौर पर अगर देखें तो ये फाउंडिंग मेंबर है, एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, जो कि 2005 में इसे किया गया था। 2003 के आसपास में उत्तराखंड में एक बहुत ही व्यापी भूकंप और त्रासदी हुई थी वहां पे, जिसमें सराहनीय कार्य के लिए कुमार मुनन सिंह को व्यक्तिगत तौर पे यह अवार्ड दिया गया है, और संस्था को दिया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। तो ये उत्तराखंड सरकार के अंदर में आती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020? यानी कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 2020 में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसमें भारत की रैंक है 72वीं। अब इसका क्या मतलब होगा, इसको किस तरह से किया जाता होगा? तो टैलेंट से आप लोगों को कुछ अंदाजा आ रहा होगा, यानी कि आप दूसरे देश के टैलेंट को किस तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर अपने देश के अंदर जितने भी टैलेंट है आप उसे किस तरह बचा के रख रहे हैं, या फिर यहाँ से लोग बिखर कर कहीं और भी जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है। उसने अपने देश के नागरिकों के टैलेंट को बचा कर रखा, यानी उस देश के नागरिक मैक्सिमम जो है वहीं पे कार्य करते हैं और दूसरे जगह के लोग भी वहां जाकर करते हैं। इसमें देखा जाता है कि कोई कंट्री अपने देश के प्रतिभावान व्यक्तियों को किस तरह से मैनेज करता है, या फिर उनकी जो क्षमता है वो उसे कैसे बढ़ाता है या फिर घटाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि आज भारत के मैक्सिमम लोग विदेशों में जाकर सेटल हो रहे हैं, वहां पे कार्य कर रहे हैं, यानी भारत अपने देश के टैलेंट को बचा के नहीं रख पा रहा है। दूसरे देश के लोग दूसरे देश के जितने भी फैसिलिटी है उसे अट्रैक्ट कर रही है। तो इस तरफ से इसे रैंक को निर्धारित किया जाता है। तो इस रैंक में भारत को 72वां स्थान मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ ऑन जनवरी 1, 2020? इस क्वेश्चन को पढ़ के बहुत सारे लोग खुश भी होंगे और कुछ लोगों को ताज्जुब भी होगा। 1 जनवरी 2020 ऐसा दिन जिसे पूरे दुनिया को इंतजार रहता है। हर लोग नए साल का यहाँ पे जश्न मना रहे होते हैं। तो उसी दिन, जिस दिन पूरी दुनिया जश्न मना रही थी नए साल का, 67,385 बच्चों ने जन्म लिया। बहुत अधिक मात्रा है, पूरे विश्व में सबसे अधिक है। सेकेंड नंबर पर चाइना आता है। यहाँ पे लगभग 17 से 18% पूरे दुनिया का जन्म एक दिन में 1 जनवरी को सिर्फ भारत में हुआ सकता। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है कितनी तेजी से बढ़ रही है। और अभी भारत दूसरे नंबर पे है जनसंख्या के, और पहले नंबर पे चाइना है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं टॉप देश जहाँ पे 1 जनवरी 2020 को बच्चों ने जन्म लिया था, वो यहाँ पे उसकी लिस्ट दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड इन ड्रामा कैटेगरी इन द गोल्डन ग्लोब 2020 अवार्ड? यानी कि गोल्डन ग्लोब 2020 अवार्ड में किस फिल्म ने ड्रामा के श्रेणी में सबसे बेहतरीन फिल्म का अवार्ड पाया है? तो ये फिल्म है 1917, यानी 1917। यह युद्ध के तौर पे दिखाया गया है। पहले जो है हमने दिखाया था ऑस्कर के लिए, ऑस्कर में बेस्ट एक्टर मिला था किसको? जोकर फिल्म के लिए जोक्विन फेनिक्स को। तो इसमें भी, यानी कि अगर पूछे कि गोल्डन ग्लोब 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला था,
तो इसमें भी होगा जोक्विन फोनिक्स जोकर के लिए। और गोल्डन ग्लोब 2020 बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया था 1917 को। यह मूवी जो है पहले विश्व युद्ध के ऊपर दर्शाई गई है कि किस प्रकार से हुआ था, और ये 10 जनवरी को रिलीज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द 7th बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू हिट 6 सिक्सेज इन एन ओवर। यानी कि दुनिया में 7वां कौन सा बल्लेबाज हो गया है जिसने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। हम सबों को तो युवराज सिंह का वो ओवर याद ही होगा 2007 करके T20 वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। वहां पे युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। तो इससे पहले 6 और लोग भी लगा चुके थे, और 7वें बल्लेबाज हो चुके हैं लियो कार्टर जो कि न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं। इनसे पहले किस किसने लगाया है, गैरी सोबर्स ने, रवि शास्त्री, युवराज सिंह, हर्षल गिब्स, रॉस वेटली एंड हजरतुल्लाह जजाई। इन्होंने पहले एक कारनामा कर चुका है, और लियो कार्टर 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च अ गारंटी कार्ड promising 24/7 electricity and cleaning drinking water supply among other guarantees। यानी कि किस राज्य के सीएम ने गारंटी कार्ड के साथ 24/7 बिजली और सफाई साफ पेयजल आपूर्ति का वादा किया है, और इसके साथ और भी कुछ गारंटी कार्ड किए हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के कार्य जो हैं वो हमारे सिर्फ दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ही कर सकते हैं। उन्होंने एक गारंटी कार्ड लॉन्च किया जिसमें 10 कार्यों की गारंटी उन्होंने दी है कि वो अपने दिल्ली के वासियों को देंगे, जिसमें कि साफ पानी की, 24 घंटे बिजली की, उसके अलावा लोग जो गरीब हैं उनके लिए घर की, फ्री पब्लिक बस ट्रेवल स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ एम्प्लॉय के लिए जो कि गरीब हैं। उसके अलावा वो एक मोहल्ला मार्शल भी अपॉइंट करेंगे। अब आप लोग ये पहली बार शायद सुन रहे होंगे मोहल्ला मार्शल, लेकिन ये होता क्या हम बता देते हैं आपको। जैसे कि जो फ्लैट्स होती हैं उनमें एक मार्शल रखा जाता है, ताकि अगर किसी सिचुएशन में, क्योंकि अक्सर फ्लैट हाईजैक हुआ करते थे पहले, अब थोड़ा उसकी संख्या घटी है, तो उसमें एक मार्शल रखा जाता है कि उस सिचुएशन को कैसे रिकवर किया जाए और क्या किया जाए। उसी तरह मोहल्ला मार्शल को भी अपॉइंट किया जाएगा मोहल्लों के बीच में, ताकि वहां पे जो छेड़खानी हो, भारत में महिलाओं के साथ अधिक छेड़खानी भी होती है, वो सब रोक सके। चोरी जो होती रहती है वो सब गलत काम को रोकने के लिए उन्होंने मोहल्ला मार्शल को अपॉइंट करने का इंश्योर दिया है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली में हो सके। और भी इसमें है, हमने फोटो दे दिए हैं, बाकी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। हम उनकी पहल को सराहना करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक सफल हो पाती है, क्योंकि अक्सर तो ये वादे हो सकते हैं, कर दिए जाते हैं, लेकिन आगे उन पे कितना कार्य होता है ये देखने की बात है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट की कौन सी रैंक है। अब ये क्या है, तो ये एक संस्था है जो पूरे देश दुनिया के पासपोर्ट की रैंक को बताती है कि कौन से देश के लोग अपने पासपोर्ट के साथ किस देश में फ्री वायरियर वीजा पर जा सकते हैं। इस देश में भारत को 84वां स्थान मिला है, 84th, और जापान इसमें पहले नंबर पे है। यानी जापान का पासपोर्ट जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आप जापान का पासपोर्ट लेकर के 191 देशों में प्रायर वीजा पर जा सकते हैं। इसके अलावा सबसे कमजोर जो है पासपोर्ट किसी देश का, तो वो है अफगानिस्तान। आप मात्र 26 देशों में ही प्रायर वीजा के साथ जा सकते हैं। भारत के लोग 58 देश में जा सकते हैं प्रायर वीजा के साथ। अगर उसके अलावा जाना है तो आपको उस देश से अनुमति लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। यानी 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो इसमें हमने फोटो डाल दिया है, तो इसमें आता है बर्मिंघम। बर्मिंघम जो है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, who is ranked at the top of Forbes India's list of 20 people to watch in the 2020s। यानी कि 2020 में देखे जाने वाले लोगों की सूची में फोर्ब्स इंडिया के अनुसार कौन उस सूची में टॉप पर है। तो इसमें नाम आता है टॉप पर इसका हसन मिनहाज का। यह एक अमेरिकन कॉमेडियन है जो कि पॉलिटिक्स पे
अपना हासिल करते हैं। इसके अलावा एक अभिनेता भी हैं। इन्हें नेटफ्लिक्स, आज नेटफ्लिक्स जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है, मनोरंजन का साधन बन चुका है। इस पे उनका एक शो आया था पैट्रियट एक्ट, काफी पॉपुलर हुआ था, आप उसे देख सकते हैं। तो ये जो है एक कमेंटेटर है पॉलिटिकल के लिए, इसके अलावा एक कॉमेडियन भी है। जैसे भारत में कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर में आ जाते हैं हमारे महुआ मोइत्रा, प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार। इनका कुछ और मैटर होता है, लेकिन इनका मैटर कुछ और होता है। आप इन्हें देख सकते हैं अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर के। ने सूची जारी किया है कि ये जो लोग हैं अगले 10 सालों में कहाँ तक रहेंगे। तो इसमें मिनहाज का नाम जो आया है टॉप पर आया है कि अगले 10 साल में ये कुछ और भी ज्यादा अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे। इसके अलावा एक और भी हैं जिनका नाम इसमें आया हुआ है, वो एक इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज हैं और वो नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं, जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। वो 15वें स्थान पर उनका नाम रखा गया है। उनकी उम्र जो है बहुत ही कम है और उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन वेट लिफ्टर हैज बीन बैन फॉर 4 years आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ डोपिंग। यानी किस भारतीय भारोत्तोलक को डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण 4 वर्ष के लिए बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों इनमें नाम आता है सरबजीत कौर का। ये 71 किलोग्राम में भारत के लिए भारोत्तोलक काम करते थे और इन्हें नाडा ने डोपिंग का दोषी पाया है और इसे 4 वर्ष के लिए बैन कर दिया गया है। इससे पहले जो हमारे अमित दहिया थे जो कि भाला फेंक में थे, उन्हें भी नाडा ने 4 साल के लिए बैन कर दिया है। अगला आता है, द खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 विल ऑफिशियली एडवोकेट फॉर विच अमंग द फॉलोइंग इशू। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस मुद्दे के लिए वकालत करेगा। यानी उसमें यहाँ का थीम क्या रहेगा, किस बात को लेकर इसमें ज्यादा चर्चा की जाएगी। तो वो है एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एंड प्रॉपर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक के कारण कितना प्रदूषण फैल रहा है, तो इसलिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में इस बार इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर के आप प्लास्टिक का यूज करें, यूज करने के बाद उसे सही तरीके से कलेक्ट करके डिस्पोज करें ताकि वो ज्यादा प्रदूषण ना फैला सके। इसके अलावा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन। यानी कि गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा शुरू किए गए उस अभियान का क्या नाम है। तो उस अभियान का नाम है सुपोषित माँ अभियान। ये क्या करेगा, ये भारत में एक हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करेगा जिसमें कि जितने भी महिलाएं प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं, उनको चेकअप की जाएंगी और कब तक की जाएंगी, ये पूरे 9 महीने तक की जाएंगी जब तक वो बच्चा को जन्म न दे दे। उसके अलावा हर 1000 प्रेग्नेंट वोमेन को न्यूट्रिशन फूड दिया जाएगा, यानी जितने भी पौष्टिक आहार होंगे वो सब दिए जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि 1000, आप इस मतलब देख सकते हैं संख्या कितनी रखी गई है। 1000 तो मतलब एक जिले से निकल सकती है, तो आप पूरे देश में मात्र अगर 1000 प्रेग्नेंट महिलाओं को चुनते हैं तो आप किस आधार पर उन्हें चुनेंगे मैं तो नहीं बता सकता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैं उनकी सराहना करता हूँ कि कम से कम उन्होंने एक कदम तो उठाया कि वो गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार की उपलब्ध करा सके। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व, यानी विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, तो अब महिला एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात अब हो रही है, क्योंकि अब महिलाओं को ज्यादा मौका देने की बात भी हो रही है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को जितना प्रताड़ित किया गया है शायद किसी को नहीं किया गया है। उनके हक को बहुत ही ज्यादा छीना गया है, पुरुषों के द्वारा हो, समाज के द्वारा हो, देश के द्वारा हो, या फिर किसी एक पार्टिकुलर धर्म जाति किसी भी तरह पे। लेकिन अब ये मौका आ गया है कि हम उनकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें और शायद इसीलिए इंटरनेशनल वुमेन डे भी मनाया जाता है 8 मार्च को, जो कि हर साल इसी दिन मनाया जाता है। महिलाओं अब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, पॉलिटिकल व्यू से देखें, बिजनेस में देखें, हर क्षेत्र में आज महिलाओं का नाम आगे आता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सारी इंफॉर्मेशन को गेन कर सके।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। दोस्तों, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।